देखिए, हनुमान जी का जो अलीगंज का मंदिर है, नवाब आसिफउद्दौला की जो वालिदा थी, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम, फैज़ाबाद में उनको ख्वाब आया कि एक मूरत है, वो कहीं पर दफन है और वो फरियाद कर रही है कि हमें आज़ाद करो और फलां सिमत में लेके चलो। 3 रात ये ख्वाब आया। जब 3 रात ये ख्वाब आया तो उन्होंने अपने कारिंदों से कहा कि फ़लाँ जगह पर खुदाई करवाओ, ऐसा ऐसा रोज़ ख्वाब आ रहा है रात को। वहाँ जब खुदाई करवाई गई तो हनुमान जी की वो मूरत निकली। यहाँ की जो पड़ान की मस्जिद कहलाती है, पंडिताइन की मस्जिद है। देवा शरीफ जो है वो ठाकुर का बनवाया हुआ है। यहाँ पर जो रोज़ा काज़मैन है वो लाला जगन्नाथ का बनवाया हुआ है, जो बहुत ज़रूरी है। हनुमान गढ़ी की जो ज़मीन है, जहाँ वो हनुमान गढ़ी है, वो नवाब शुजाउद्दौला ने दी, नवाब आसिफउद्दौला के वालिद ने। आपकी जो गोरखनाथ मंदिर है, ये नवाब आसिफउद्दौला ने दी। और जो यहाँ पर हनुमान, ये जो है ये आपका अरे जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, ईदगाह के सामने रामलीला, ये नवाब वाजिद अली शाह ने दी। और ये उस ज़माने में था कि अगर ईदगाह में लोग ज़्यादा हो गए और यहाँ जगह कम पड़ गई तो रामलीला के वो गेट्स खोल दिए जाते थे कि आप यहाँ आइए नमाज पढ़िए। लखनऊ तहजीब का शहर है और आज हम बात कर रहे हैं नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब से, जिन्होंने इस तहजीब को अभी भी संजो के रखा है। नवाबों का शहर है, पूरे दुनिया में इसकी पहचान है और नवाब साहब ने उस पहचान को संजोने का बहुत बड़ा काम किया है। और आज हम उनके साथ हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। नवाब साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप तशरीफ़ लाएँ। हम इंडियन ओपिनियन में आपका स्वागत करते हैं और ये जानना चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ बड़ा शानदार कलेक्शन आपने ये किया है, तो ये कहाँ से ख्याल आया कि ये कलेक्शन होना चाहिए? देखिए, पहले तो हर घर में ये सब चीज़ें हुआ ही करती थी। ये कलेक्शन ख़ास तौर से पहले नहीं किया जाता था। लोग शौकीन मिजाज होते थे, नफासत होती थी। हर शख्स अपने हस्ब हैसियत अपने घर को डेकोरेट करता था और सजाता था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप इमाम बाड़े देख लीजिए कि जब जो मौला का घर है उसको बादशाहों ने कितनी अच्छी तरह से सजाया है, जो लुटने के बाद भी अभी यहाँ पर जो कुछ रह गया है उससे एक अंदाज़ हो सकता है। गरीब आदमी जो था वो भी अपना झोपड़ा जो था वो लीप पोत के रखता था, साफ़ सुथरा रखता था, उसमें रंगोली बनाता था और सफाई और सुथराई रहती थी। तो ये मिजाज में नफासत थी। तो यहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर वगैरह, हमारे फादर, सभी को, बुज़ुर्गों को शौक़ था। भाई नवाब आसिफउद्दौला के ज़माने में जब ये दौलत खाना कहलाता है, ये तो एक्सटेंशन है 100 साल पुराना, लेकिन उनका महल जो है उसी का ये भी एक हिस्सा है, एक्सटेंडेड। तो एक अंग्रेज़ शीशा आलात लेके आया एक शिपमेंट के ऊपर, झाड़ और फानूस, एक से एक ज़माने में चीज़ें। तो उन्होंने कहा सजा दिया जाए महल। उसने सजा दिया। उन्होंने नज़र भर के देखा भी नहीं, तो उसने सोचा अजब किस्म का नवाब है कि उसने न कोई तारीफ़ की, न कोई अप्रिशिएट किया। उनके वज़ीर ने कहा कि आप अपना पेमेंट ले लीजिए आप। तो हर एक का मिजाज जो था वो नफासत का था। हमारे फादर क्यूरियोज़, एंटीक्स और एंटीक ज्वेलरी में डील भी करते थे और उसकी वजह ये थी कि हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो बड़े जानकार थे। और जब हमारे अंकल और हमारे फादर छोटे थे, 2 घंटे उनके सामने उनका दर्स होता था और वो दर्स देते थे हर चीज़ के बारे में, इल्म, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो दुनियावी हो, अखलाक की बातें हों या और चीज़ें हों। तो ज्वेलरी में भी उनको बड़ी महारत हासिल हो गई थी और बड़ी अच्छी नज़र हो गई थी। हमारे फादर जब क्लास 10 में थे तो ही वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो टेनिस बहुत अच्छी खेलते थे। तो टेनिस की एक रैकेट उस ज़माने में स्लैजेंजर्स की 10 रुपए की मिलती थी। हमारी ग्रैंडमदर से 10 रुपए उन्होंने ले लिए, स्लैजेंजर्स की एक रैकेट ली। इत्तेफाक से वो उसी रोज़ टूट गई। शाम को उन्होंने कहा कि वो टूट गई है,
एक और लूँगा। तो नसीहत के तौर के ऊपर वो 10 रुपए उस ज़माने में उनके लिए ज़ाहिर है कि कीमत तो ज़्यादा होती थी, लेकिन 10 रुपए देना कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो मुश्किल हो। तो उनका अच्छा मियाँ आप रोज़ 10-10 रुपए की थापियाँ तोड़ेंगे, अब नहीं मिलेगा। तो उनके जहन में उस बचपने में ये ख्याल आया कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात अपने बुज़ुर्गों के दम पर पूरी करेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने मतलब धीरे धीरे ये बिज़नेस में कदम रखना शुरू किया फ्रॉम दैट अर्ली एज। और बाद में फिर उन्होंने बड़ा अच्छा बिज़नेस भी किया। हमारे ग्रैंडफादर ने उनको सजेस्ट किया था कि ये सब पुरानी चीज़ें जो हैं इसकी कद्र हम लोगों को करना चाहिए, इनको संभाल के रखना चाहिए और इससे अर्न भी करिए और संभालिए भी। तो जब मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन की 74 में, फिर 22 साल मैंने काम करने के बाद 94 में जब हमारे फादर की डेथ हो गई तो 95 में कंपनी छोड़ के मैं लखनऊ आ गया। अच्छा, तारुफ हम लोगों का सबसे था ही, ऑल ओवर इंडिया लोग यहाँ पर आते जाते थे, फॉरेनर्स भी आते थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे सामान भी पुराना था और फिर हमने ख़रीदारी शुरू कर दी और इस फील्ड में आ गए। फिर मौका मिलने लगा कि हम ज़ाहिर है कि इंटैक्ट के लाइफ मेंबर बने, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। फिर कंजर्वेशन की तरफ मतलब फिर जो जो दिलचस्पियाँ थी, लखनऊ जब आ गए तो उसमें चाहे स्टेज एक्टिंग हो, फिल्मों में भी शिकार है और मुख्तलिफ़ चीज़ें, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस उसमें भी और कल्चरल इवेंट्स में भी। तो ये इस तरह से एक लाइफ जो थी फिर इंटरेस्टिंग हो गई। और ये सब जो आप देख रहे हैं तो ये शौक़ भी है, हमारा बिज़नेस भी है, और हम जो यहाँ पर फिल्म्स बनती हैं उनको एज अ प्रॉप ये चीज़ें डेकोरेशन के लिए देते भी हैं। क्या क्या खास चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे आपके इस कलेक्शन में? इतना जो शानदार कलेक्शन है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों ने नहीं देखी होंगी शायद? क्या क्या है? देखिए, एक तो हमारे पास एक मरीन क्रीचर का फॉसिल है माय फादर के कलेक्शन का, दैट इज़ 69 लाख ईयर ओल्ड, तिरुचिरापल्ली का वो है। इट्स एन इम्प्रेशन ऑफ अ फॉसिल, फॉसिलाइज्ड क्रीचर, मरीन क्रीचर। ये पीछे जो आप एक फिगर देख रहे हैं बुद्धा की, नालंदा पीस है, ये डिक्लेयर्ड है, सर्टिफाइड है। दिस इज़ 11th सेंचुरी। तो बाकी चीज़ें ये 100 साल 150 साल ये सब कॉपर की, ये सब जो अपने लखनऊ की बनी हुई हैंडमेड, तो ये सब है। तो नवाब साहब, इसको देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते होंगे? शौकीन भी आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। तो लेके भी जाते हैं कि खाली देख के अप्रिशिएट करके जाते हैं, या लेते भी? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरा ये मल्टीपर्पज़ शौक़ है। इसमें कितना ही पैसा इंसान के पास हो, क़ारून के ख़जाने खाली हो जाएं, ये शौक़ पूरा नहीं हो सकता। एक से एक नायाब चीज़ें होती हैं, कहाँ तक इंसान जो है वो कलेक्ट करेगा, उस कितना पैसा होगा उसके पास। वो चंद लोग ऐसे होते होंगे कि जिनके ख़जाने खुल जाते होंगे। हम लोगों के पास, जिनके पास सब कुछ लुट पिट चुका है, थोड़ी सी अपनी अगर ज़राए हैं, तो ये अपनी अक्लमंदी है, अपने हाथ पैर हैं, अपना टैलेंट है कि उसी चीज़ से आप उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो हमने जब यहाँ पर ये शुरू किया फ्रॉम 95, फादर का कलेक्शन था ही, उसमें फिर हमने ऐड भी करना शुरू किया और कुछ चीज़ें निकालना भी शुरू की। तो यहाँ से बड़े फैशन डिज़ाइनर्स, अबू जानी, संदीप खोसला और भी एक से एक पुरानी चीज़ें ले गए कपड़े की, जिसकी कद्र नहीं थी इतनी। बाद में जब कद्र हुई तो उसको संभाल के रखना पड़ा और रखा। और अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नायाब हैं, देखने में नहीं आएंगी। एक अंगरखा चिकन का हमारे पास है जो कि नवाब वाजिद अली शाह के मामू का है, अबाउट 200 ईयर ओल्ड। और 2 रुखा चिकन ढाके की मलमल पर 500 काउंट्स ऑन अ स्क्वायर इंच। मतलब एक्सपर्ट आई थी ढाके की मलमल की, वो कह रही थी कि अभी ये कपड़ा नज़र नहीं आएगा। ढाके में वो ज़मीन नहीं रही, वो कॉटन ट्रीज़ नहीं रहे, वो कॉटन नहीं रही, वो वीवर्स नहीं रहे।
मतलब इट इज सो सॉफ्ट एंड डेलिकेट, और उसके ऊपर जो एम्बॉस्ड चिकन का दोरखा काम है कि इधर से देखिए तो वैसे ही, उधर से देखिए तो वैसे ही अंगरखा है, तो संभाल के रखा है। ये जो फिल्में जो आप जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि तमाम फिल्मों में चीज़ें इस्तेमाल हुई, कौन कौन सी खास फिल्में हैं, बड़ी फिल्में जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे जो आपके जहन में है? उमराव से हुई थी, रेखा वाली, मुजफ्फर अली, क्योंकि मुजफ्फर अली के जो वालिद थे राजा साजिद हुसैन साहब कोटवारा राजा साहब, तो जब ये फिल्म शूट करने वाले थे तो इनको हमारे फादर के पास लेके आए थे कि ये लखनऊ पर बेस्ड फिल्म है, कल्चरली बहुत ही ज़ाहिर है कि स्ट्रॉन्ग है और कल्चरल सोशल है ये, तो आपकी मदद चाहिए होगी। तो उन्होंने कहा हाँ, बैठे बैठे जो कुछ हो सकेगा वो मैं करूँगा, और बाकी दौड़ भाग के लिए जाफ़र। तो रेकिंग से लेके और फिल्म मेकिंग में काफ़ी हद तक हम लोग उनके साथ थे। यहाँ तक हो गया था कि एक फ़िरोज़े की मैं अंगूठी पहने हुए था, नाशापुरी शजरी क्रैकल टकॉइस, बहुत उम्दा, हमारे फादर ने वो हमें दिया था। मुजफ्फर भाई कहने लगे ज़रा इसको उतारिए, फ़ारूक शेख की उंगली में इसको पहनाते हैं, और एक हल्का सा एक रोमांटिक सीक्वेंस था उमराव के साथ। जब वो नवाबगंज आती हैं तो वो अपनी हाथ की उंगलियां उनके बालों में कर रहे हैं, उन बालों के थ्रू वो फ़िरोज़ा जो है उसको उन्होंने जूम किया है, हाईलाइट किया है। फिर वो फ़िरोज़ा ऑक्शन में चला गया, कुछ एक ओशियान्स एक कंपनी है जो ऑक्शन करते हैं, तो वो जो फिल्म्स में चीज़ें इस्तेमाल हुई थी उसका वो ऑक्शन कर रहे थे। हमारे एक दोस्त का बॉम्बे से टेलीफोन आया कि आपने उमराव में काफ़ी चीज़ें आपके यहाँ की गई थी, कोई चीज़ अगर ऐसी हो जो आप निकालना चाहें। तो हमने कहा चीज़ें तो बहुत गई थी, अब जैसे चांदी का पानदान है, ख़ासदान है, उगालदान है, हुक्के हैं, ये है वो है। हमने कहा हमने बच्चों को दे दिया था, एक अंगूठी मैं अक्सर पहन लिया करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप ऑक्शन में रखना चाहें तो उनको आपका नंबर दे दें। तो खैर हमने कहा दे दीजिए, इफ़ आई गेट माई प्राइस तो कोई हर्ज नहीं है। तो एनी हाउ फिर उन लोगों का फ़ोन आया, वो अंगूठी ऑक्शन हुई और उसका कैटलॉग भी है, उसमें उसका जिक्र है। और ख़ुशी ये है कि उस अंगूठी के साथ साथ नाशापुर का वो फ़िरोज़ा है, और हम लोगों का ओरिजिन भी नाशापुर ईरान का है। तो हम लोग की फैमिली हिस्ट्री भी है कि हु आर वी। वो फ़िरोज़ा हमारे फादर ने हमें दिया। उमराव में किस तरह से राजा साहब कोटवारा यहाँ आए, वो उनके दोस्त थे, किस तरह से उनको पहनाई गई, फ़ारूक शेख भी पहने हुए, और ये सब अंगूठी। कितने में ऑक्शन हुआ वो? हमने 1 लाख कहा था। किस सन की बात आप बता रहे हैं? ये है मेरे ख्याल से 2000 के आसपास। तो वैसे द बर्थ ऑफ दैट रिंग वाज अबाउट 25,000। तो हमने जब अंगूठी वहाँ भेजी क्या मतलब, वो हमने कहा कि हम भेज नहीं पाएंगे, आप लोग आके ले जाइए। एनी हाउ दिल्ली में हमारे एक कज़न थे, वो मिलने आई, हमने कहा आप दिल्ली लेते जाइए और दिल्ली से वो लोग आके ले लेंगे, और हमने एक लेटर लिख दिया कि इसको रिसीव करवा लीजिएगा। तो टेलीफोनिक जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू वांट। तो हमने कहा आई वांट $1 लाख। तो उन्होंने कहा कि हमारे वैल्यूअर्स जो हैं वो उसको असेस करेंगे। तो दे असेस्ड फॉर अबाउट 70,000। हमने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो कहेंगे वर्थ इज़ अबाउट 70। तो हमने कहा नो, देयर आर सर्टन सेंटिमेंटल वैल्यूज अटैच्ड टू इट, इट वाज गिफ्टेड बाय माय फादर टू मी, और हम अक्सर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो 70 में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो एनी हाउ 1 लाख की वो ऑक्शन हुई, 16% वो लोग, 20% वो लोग ले लेते हैं, तो 84,000 हमें उन्होंने दे दिए थे। ये जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ बड़ी तो कुछ खास तस्वीरें कुछ बताना चाहें? नवाबीन अवध और शाह अवध की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क 1722, फ्रॉम वेयर द डायनेस्टी स्टार्ट्स टिल नवाब वाजिद अली शाह एंड बेगम हज़रत महल। तो ये नवाबीन अवध और शाह अवध की है। जो पिक्चर गैलरी में ऑयल पेंटिंग्स हैं, वाटर कलर्स हैं, उनकी हमने फ़ोटोग्राफ्स करवाई थी, और फिर म्यूज़ियम, स्टेट म्यूज़ियम से हमने
इनको एनलार्ज करवा के देन आई गॉट देम गिफ्टेड फॉर मी। उनको भी हमने सपोर्ट किया उसमें। और ये पीछे 6 तस्वीरें लगी हुई हैं, ये अभी आप देखिएगा। दीज आर एरियल फोटोग्राफ्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ पर 2001 में एक काइट फ्लाइंग फेस्टिवल हुआ था, जिसमें 10 कंट्रीज़ जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी, और जिसमें एक फ्रेंचमैन था, निकोलस कोरिए। ही वॉज अ काइट फ्लायर एंड एन एरियल फोटोग्राफर। तो हमें इनवाइट किया गया था यूपी टूरिज्म की तरफ से फॉर द कमेंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर, ये केडी सिंह बाबू में हुआ था। 10 कंट्रीज़ जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हमने और हमारे एक ब्रदर इन लॉ कर्नल नकवी, जो फाटक के ऊपर आपने वो देखा था, वी रोट एन आर्टिकल ऑन काइट फ्लाइंग फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, कि चाइना से कैसे कंसेप्ट आया। फिर शाह आलम के ज़माने में यहाँ पर वो कंदील की शक्ल में और पुतले की शक्ल में आई। फिर नवाब आसिफउद्दौला के ज़माने में वो झुलझुल आई, और नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में वो कनकव्वा हुआ और वो पत्ता आया, और ये फाइटिंग काइट्स थी। और ये सब जितने भी हैं, कनकव्वेबाजी हुई, कबूतरबाजी हुई, शतरंज हुई, शमशीर जनी हुई, ये और जितनी भी बाजियाँ हैं, मुर्गबाजी है, तीतरबाजी है, बटेरबाजी है, मेंढियों की लड़ाई है, गैंडे की लड़ाई है, हाथी की लड़ाई है। तो ये सब शौक जो थे उन लोगों के जो जंगजू थे, तो जंगें 1764 के बाद आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर तो जंग हुई नहीं, लेकिन उनमें शौक़ और चुल वही रही। तो ये बाजियाँ शुरू हो गई, उसमें हार और जीत जो है वो उसमें पैतरे हैं, उसमें सब टेक्निक्स जो हैं वो वॉरफेयर की होती हैं, शतरंज में भी और कनकव्वे में भी, तो फाइटिंग काइट्स कहलाती हैं। तो फिर जब वो यूपी टूरिज्म ने रिक्वेस्ट किया तो आई गेव कमेंट्री, और निकोलस कोरिए वो जो फ्रेंचमैन था उसने ये फ़ोटोग्राफ्स खींची थी एरियली। एक कनकव्वा था 6 फीट बाई 4 फीट, जिसके फाइबर के कांप ठड्डे थे, और उसकी स्ट्रिंग जो थी दैट वाज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो इसमें 3 तस्वीरों में हम साथ में उसके थे, और फिर उसने वहाँ से पेरिस से भेजी, कैबिनेट साइज़ की थी। फिर हमने यूपी स्टेट म्यूज़ियम से इनको एनलार्ज करवाया, एंड आई रोट आर्टिकल्स एंड सेंड देम। वो कॉपी होती नहीं है बुक स्टॉल के लिए, तो उसमें ये सब उसने दिए। ताजमहल वॉज फोटोग्राफ एरियली फर्स्ट टाइम बाय निकोलस कोरिए। नवाब साहब, क्या वजह है लखनऊ की तहजीब एक अलग, पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम है, अलग पहचान है, आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जब ये अवध हुआ है, अवध तो बहुत पुराना है, राजा रामचंद्र जी के ज़माने से। राजा रामचंद्र जी एक ऐसे इंसान थे या भगवान थे, जो भी आप कहिए, कि अपने वालिद की तमन्ना और ख्वाहिश के ऊपर उन्होंने अपना तख्त-ओ-ताज छोड़ दिया। 14 साल के लिए वनवास ले लिया। सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए, और रावण से जंग भी हुई, यानी सच्चाई की जीत बुराई के ऊपर हुई। तो एक तो ये जो कंसेप्ट है सैक्रिफाइस का, ये अहले हुनूद में और अवध के लोगों में वो जज्बा। हम लोगों के बुजुर्ग सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ दी 1400 बरस पहले, यजीद के ख़िलाफ़ 72 शहादतें हुई इंसानियत की बका के लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। और उन्होंने एक मैसेज दी कि जो गरीब और मजलूम है उसकी मदद करो, और जो शातिर और जाबिर है साबित कदम रह के डट के उसका मुकाबला करो। तो वो सैक्रिफाइस का जज्बा हम लोगों में और यहाँ के मुसलमानों में, जो अवध ख़ास तौर से नवाबीन अवध हुए, तो compatibility amongst the Hindus and the Muslims and the participation in the traditions, culture, विरासत, एक दूसरे में बहुत आसानी से मिलजुल गए, जिसको गंगा और जमनी तहजीब कहलाया। तो अवध में आदाब तस्लीमात नवाब वाजिद अली शाह ने ईजाद किया। आदाब, क्योंकि पहले अगर मुसलमान है उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, दैट इज़ अ वे ऑफ सैल्यूटेशन। लेकिन इससे मालूम होता है कि आपका ताल्लुक़ किसी ख़ास मज़हब से है। आपने कहा जय सिया राम, राधे राधे, ये भी एक सल्यूशन
सैल्यूटेशन है। इससे भी पता चलता है कि आपका ताल्लुक़ किसी ख़ास मज़हब से है। तो नवाब वाजिद अली शाह ने सोसाइटी में इंसान को मज़हब से जुदा किया और अदब से जोड़ा। आदाब इज़ द प्लूरल ऑफ अदब, अदब इज़ रिस्पेक्ट। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन बाय नवाब वाजिद अली शाह, जो कि यूनेस्को ने इतना अप्रिशिएट किया कि यूनेस्को हैज़ प्रपोज्ड दिस लखनवी आदाब टू गिवन द इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज अंडर इनटैंजिबल हेरिटेज। और ये राइज हो गया। उन्होंने एक और कॉमन कोड ऑफ ड्रेस दिया इन द फॉर्म ऑफ दिस दोपल्ली टोपी और अंगरखा, क्योंकि ये हेडगेयर से लोग पहचाने जाते हैं, उनका स्टेटस पहचाना जाता है, उनके ख़ानदान पहचाने जाते हैं, उनके क्लैंस पहचाने जाते हैं, उनका रीजन पहचाना जाता है, उनकी ट्राइब्स पहचानी जाती हैं। तो सोसाइटी में एक माहौल रखने के लिए ही गेव अ सेकुलर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस इन द फॉर्म ऑफ अंगरखा एंड दोपल्ली टोपी। उर्दू ज़बान शीरी उस ज़माने में सभी बोलते थे और सब आदाब व तस्लीमात हो रहा है, अंगरखे पहने हुए, दोपल्ली टोपी लगाए हुए। तो ये मालूम ही नहीं होता था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस मज़हब से है, सब लखनवी है। नवाब साहब, क्या जो गंगा जमनी तहजीब जिसके लिए लखनऊ जाना जाता है, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में पहचान है, और मैं भी बचपन से लखनऊ का ही हूँ, देख रहा हूँ कि जब बड़े मंगल में मुसलमान भाई भी पानी पिला रहे हैं, अलीगंज का हनुमान मंदिर ही जो है बेगम साहिबा का बनवाया हुआ चांद तारा है, उसके ऊपर उसकी पहचान है ना। और जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं तो हिंदू भाई उसका स्वागत भी करते हैं, पानी भी पिलाते हैं। अब आपको लग रहा है कि जो इस समय की जो सिचुएशन जो चल रही है कुछ दिनों से, क्या उससे इस गंगा जमनी तहजीब पे या लखनऊ की पहचान पे कुछ फ़र्क पड़ा है, या यहाँ के माहौल में, आप तो बुजुर्ग अब देख रहे हैं काफ़ी साल से चीज़ों को, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हनुमान जी का जो अलीगंज का मंदिर है, नवाब आसिफुद्दौला की जो वालिदा थी, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम, फैज़ाबाद में उनको ख्वाब आया कि एक मूरत है, वो कहीं पर दफन है और वो फरियाद कर रही है कि हमें आज़ाद करो और फलां सिमत में लेके चलो। 3 रात ये ख्वाब आया। जब 3 रात ये ख्वाब आया तो उन्होंने अपने कारिंदों से कहा कि फ़लां जगह पर खुदाई करवाओ, ऐसा ऐसा रोज़ ख्वाब आ रहा है रात को। वहाँ जब खुदाई करवाई गई तो हनुमान जी की वो मूरत निकली। अब इनका ख्वाब सच हो गया, और एक इंडिकेशन था कि फ़लां सिमत डायरेक्शन में लेके चलो, वो सिमत थी लखनऊ की। तो एक हाथी नहलाया धुलाया गया, गोता तहारत की गई, उसके ऊपर एक आलिशान हौदा रखा गया, उसका वो मूरत रखी गई, और एक काफ़िला जो था वो फैज़ाबाद से रवाना हुआ। और जब ये अलीगंज का मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर वो हाथी आया तो वो ठहर गया, वो आगे नहीं बढ़ता। लोग समझे कि शायद थक गया है, क्या बात है। दूसरा हाथी तैयार किया गया, वो अड़ गया, लोग समझे कि शायद बिगड़ गया है, क्या बात है। तीसरा हाथी तैयार किया गया, वो वहीं बैठ गया। तो लोगों ने ये समझा कि शायद ये वो मकाम आ गया है जो इंडिकेटेड है। बेगम साहिबा को ख़बर की गई, वो तशरीफ़ लाई और उन्होंने पहली ईंट संगे बुनियाद जो था इस मंदिर का वहाँ रखा। और उसके बाद में नवाब शुजाउद्दौला की जो दूसरी बेगम थी, छतर कमर, जिनके नाम से छतर मंजिल है, और मकबरे जनाब आलिया गोलागंज में मकबरा उनका है, उन्होंने फिर उस मंदिर की और तोसी की, उसमें और जागीरें दी, और जो वहाँ के ऊपर श्रद्धालु आ रहे थे उनके लिए एक सबील का इंतज़ाम किया, यानी शरबत है, पानी है, पूरी है, तरकारी है, मिठास है। वो बड़ा मंगल की रस्म हो गई जो यहाँ मनाया जाता है। हम लोग भी यहाँ बराबर, ये जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसके प्रोग्राम में बराबर जाते थे, सब्ज़ी पूरी बांट रहे हैं, उसमें शरीक हो रहे हैं, सब हो रहा है। मुहर्रम में ज़ाहिर है कि सब शरीक होते हैं, और तक़रीबात जो होती हैं, ईद बकरीद सब लोग के, अच्छा हम लोग के हिंदू दोस्त ज़्यादा हैं, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि जब से कुछ गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं तो ये जो वैल्यूज़ थी इनमें कमी आने लगी है और दूरियां बढ़ने लगी हैं, जिसमें एक डर का मादा भी लोगों में पैदा हो रहा है और एक नफ़रत फैलाई जा रही है जस्ट फॉर द वोट बैंक। तो वो चीज़ बहुत गलत है। यानी ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ इस पर एक कुशन जो रखा हुआ है, ये जो मनकामेश्वर मंदिर की
महंत दिव्यागिरी जी हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि जब वो आएंगी तो वो उसको इस्तेमाल करेंगी। और जब वो यहाँ अक्सर आई तो कहने लगी कि एक हम लोगों की तस्वीर हो जाए, वो पीला पगड़ बांधे थे और हम ये दोपल्ली टोपी और सर में सर मिला हुआ, कि ये गंगा जमनी तहजीब की एक अलामत है हम लोगों की। तो ये है कि अब वैल्यूज़ ज़बान में देखिए कितना फ़र्क आ गया। पहले जहाँ जिस ज़बान से फूल झड़ते थे, आज गाली और गुफ्तार है। लोग किसी को टॉलरेट नहीं करते। पहले इज़्ज़तदार की इज़्ज़त होती थी, जो आलिम मुकाबिल होते थे उनकी इज़्ज़त होती थी। अब मास्टर जो हैं वो भी करप्ट हो गए और स्टूडेंट जो हैं वो तो माशाल्लाह। तो ये है कि वैल्यूज़ बहुत कम होती जा रही हैं, लेकिन खुदा आबाद रखे, लखनऊ फिर भी गनीमत है। नज़र कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। यहाँ पर आपको पुरानी अलामतें मिलेंगी। आप पुराने लखनऊ में जाइए, आपको वो पुराने लोग जो मिलेंगे, वज़ादारी मिलेगी, वो ट्रेडिशंस मिलेंगे। जब यहाँ रामलीला होती है तो उसमें जो रथ लेके चलते हैं, जो घोड़े को सजाते थे, जो आतिशबाज होते हैं, वो सब मुसलमान। अयोध्या में जो खड़ाव बना रहे हैं, जो फूड सप्लाई कर रहे हैं, सब मुस्लिम्स। तो ये था कि बड़ा टॉलरेंस और आपस में मोहब्बतें थीं, लेकिन धीरे धीरे उसको ख़त्म किया जा रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है। नवाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी हमको एक जानकारी दी, और लखनऊ के बारे में और पूरी तहजीब के बारे में, इतने शानदार कलेक्शन के बारे में हमारी आपसे बातचीत हुई। एक चीज़ और बता दूँ जी, जो बहुत ज़रूरी है, हनुमानगढ़ी की जो ज़मीन है, जहाँ वो हनुमानगढ़ी है, वो नवाब शुजाउद्दौला ने दी। नवाब आसिफउद्दौला के वालिद थे। आपके जो गोरखनाथ मंदिर है, ये नवाब आसिफउद्दौला ने दी। और जो यहाँ पर हनुमान, ये जो है ये आपका, अरे जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, ईदगाह के सामने रामलीला, ये नवाब वाजिद अली शाह ने दी। और ये उस ज़माने में था कि अगर ईदगाह में लोग ज़्यादा हो गए और यहाँ जगह कम पड़ गई तो रामलीला के वो गेट्स खोल दिए जाते थे कि आप यहाँ आइए, नमाज पढ़िए। यहाँ की जो पड़ान की मस्जिद कहलाती है, पंडितान की मस्जिद है। देवा शरीफ जो है वो ठाकुर का बनवाया हुआ है। यहाँ पर जो रोज़ा काज़मैन है वो लाला जगन्नाथ का बनवाया हुआ है। बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मुसलमानों ने मंदिर बनवाए, जगहें दी, और हिंदुओं ने मंदिर के बजाय मस्जिदें बनवाई। इमाम जवाहरलाल का इमाम बाड़ा ही है, धनिया मैरी की मस्जिद है, और इस तरह के न मालूम कितने यहाँ पर मिसालें हैं। तो अगर इनसे सबक लिया जाए तो सेकुलर एस्पेक्ट्स, मोहब्बतें जो हैं वो कायम रह सकती हैं। और वही जो इबादत गाहें हैं जहाँ से आपस में इत्तेहाद हो सकता है, वही ज़रिया बनी हुई है मुंतशिर होने का। कत्ल किए जा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। लखनऊ वो शहर है जो, जैसे नवाब साहब ने बताया, गंगा जमनी तहजीब का शहर है कि जहाँ एक बेगम साहिबा अगर हनुमान जी का मंदिर बनवाती हैं तो वहीं एक धनिया महरी एक मस्जिद बनवाती है। तो यही एक गंगा जमनी तहजीब है। हालांकि समय के साथ क्षरण हुआ है, लेकिन आज भी वो तहजीब बाकी है। और हम यही दुआ करते हैं और यही कोशिश रहनी चाहिए पूरे समाज की कि ये जो तहजीब है, जो अदब है, जो अमन है, ये कायम रहे। द इंडियन ओपिनियन के लिए मैं पीयूष त्रिपाठी, लखनऊ।